तो ये ऐसे कुछ हमारे कॉमन सिम्टम्स होते हैं जब क्लाइंट हम लोगों को इस तरह की जब सिचुएशन जब बताते हैं, तो फिर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि इस पर्सन के लिए विल बी यूजिंग दी लामा फेरा हीलिंग मोडालिटी। क्या ऐसे लोग जो सेंसिटिव होते हैं बहुत ज़्यादा या जिन्हें नज़र लग जाती है बार बार, तो ऐसे लोगों के लिए भी लामा फेरा बना है? यस, डेफिनेटली देखा जाए तो ऐसे ही लोगों के लिए लामा फेरा मोडालिटी बनी है। तो सर, यूजुअली बोला जाता है कि ये ब्लैक मैजिक सिर्फ गांव देहात उन जगह पे या फिर सर्टेन कम्युनिटीज़ में ही पाया जाता है, तो क्या ये सच है या सिर्फ एक मिथ? ये बहुत बड़ा मिथ है एक्चुअली। मेरे पास एक केस आया था, उस पर्सन के ऊपर उसी के किसी एक फैमिली मेंबर ने वो ब्लैक मैजिक किया हुआ था और उसका वो पर्पस ये था। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एन अनदर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज, जहां हम जानते हैं और सीखते हैं हीलिंग मोडालिटीज़ के बारे में कि कैसे हीलिंग मोडालिटीज़ हमारी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रूल बन सकता है। तो आज का एपिसोड कह लीजिए, आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पावरफुल टूल के बारे में, जो कि हमारी स्पिरिचुअल लेवल एंड फिजिकल लेवल पे हमारी ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत एक डिवाइन टूल का काम करता है। दैट इज़ लामा फेरा। अब ये होता क्या है, कैसे काम करता है एंड इसका ब्लैक मैजिक के साथ क्या लेना देना है, तो इन्हीं सब के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे आज के हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट हेमंत जी से, जो कि एक मास्टर हीलर हैं, काफ़ी सारी हीलिंग मोडालिटी में प्रैक्टिस करते आए हैं काफ़ी सालों से, और इन हीलिंग मोडालिटीज़ का यूज़ करके अपने स्टूडेंट्स, अपने क्लाइंट्स, अपने जो आसपास के लोग हैं उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत ही अच्छी तरीके से लेके आए हैं। तो चलिए जानते हैं कि लामा फेरा होता क्या है और इसके अंदर के राज है क्या। तो वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ज्योति, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, एंड आपसे आज वापस मिले हैं तो और अच्छे हो गए हैं। थैंक यू, सेम हेयर। तो सर, हमने इतना सुना है कि लामा फेरा हीलिंग के बारे में, तो ये होता क्या है, क्या है इसका ओरिजिन? सो लामा फेरा एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग मोडालिटी है कि जिसका जो ओरिजिन जो है बेसिकली ये बुद्धिस्ट हीलिंग मोडालिटी है, जहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने मिलके और बहुत सारे मास्टर्स ने मिलके जो ये बुद्धिस्ट मंत्रास जो होते हैं और जो बाकी के जो हमारे हिंदूस मंत्रा जो होते हैं, उन सारे मंत्रास को कंबाइन करके उन्होंने कुछ सिंबल्स बनाए और उन सिंबल्स के अंदर उन्होंने कुछ स्पेसिफिक इंटेंशन और एनर्जीज़ को इन्फ्यूज़ किया एंड उन एनर्जीज़ को फिर हम लोग यूज़ करके हम लोग ये हीलिंग्स हम लोग करते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए, ये माना जाता है कि जो लामा फेरा के जो 12 सिंबल्स जो हैं, जिसको मेनली 2 पार्ट्स में पढ़ाया जाता है, 6 सिंबल्स करके हम लोग उसको पढ़ाते हैं। तो इन सिंबल्स के अंदर ऑलमोस्ट लाइक 45,000 मंत्रास की पावर है। तो हर एक सिंबल जो है वो 45,000 मंत्रास की पावर को कैरी कर रहे हैं। तो आप वो समझ सकते हैं कि ये कितने ही पावरफुल ये हीलिंग मोडालिटी होगी। बिल्कुल सही। एंड लामा फेरा जो है डे बाय डे अगर हम लोग आज के ड्यूरेशन में अगर देखें, बहुत ही एक एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग मोडालिटी होती जा रही है और लोग इसको बहुत यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसी मोडालिटी है जिसका बहुत अच्छा फ़र्क पड़ रहा है। चाहे वो आपको साइकिक अटैक को रिमूव करना हो, ब्लैक मैजिक को रिमूव करना हो, किसी भी अगर आपको अपने घर की एनर्जीज़ को अगर बैलेंस करना है, फैक्ट्री की एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, तो उन सारी चीज़ों के लिए हम लोग लामा फेरा को यूज़ करके डेफिनेटली बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस हम लोग लेके आ रहे हैं। बिल्कुल। तो सर, लामा फेरा में ये सिंबल्स और मंत्रास की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे ये हमारी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर देता है और इम्पैक्ट करता है? तो अब जब जैसे मैंने बताया कि जो ये ऑलमोस्ट लाइक 45,000 मंत्रास जो है वो हर एक सिंबल में है। तो जो ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे और जो ये मास्टर थे जिन्होंने लामा फेरा हीलिंग मोडालिटी को क्रिएट किया, सो दे हैव रियलाइज कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, अगर एक नॉर्मल पर्सन की अगर हम लोग बात करें, किसी साधक की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर एक नॉर्मल पर्सन ने अगर करना है तो उस पर्सन के लिए 45,000 मंत्रास को चैंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि हर मंत्र का अपना एक स्पेसिफिक प्रोनाउंसिएशन होता है, उसके कुछ सर्टेन रिचुअल्स होते हैं, टाइम होता है कि जहाँ पे आपको उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए ही कुछ सर्टेन शुद्धि को फॉलो करते हुए आप उसको चैंट करते हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने इस मंत्रास को, जब उन्होंने उनकी पावर्स को उन्होंने रियलाइज़ किया, देन उन्होंने उस चीज़ को कंबाइंड करके सिंबल्स में कन्वर्ट किया। तो अगर जब हम लोग ये लामा फेरा के जब हम लोग जो सिंबल्स जब हम लोग यूज़ करते हैं, हर सिंबल का अपना एक नाम है, लाइक एलुमा है, वक्रतुंड है, न्यास है, ये इस तरीके की हमारे ये कुछ ऐसे जो 12 सिंबल्स होते हैं उनमें से इनका ये नाम
3 के मैंने आपको नाम बताए हैं। जी। तो ये जो जब हम लोग नाम जैसे ही हम लोग लेते हैं और उन सिंबल्स को जब हम लोग ड्रॉ करते हैं बर्निंग स्टिक के थ्रू, तो वो जो मंत्रास जो हैं वो एकदम से वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ओह। और जैसे ही वो मंत्रास की एनर्जीज एक्टिवेट होती है सिंबल के फॉर्म में, तो वो हमारी वाइब्रेशंस को एनहांस करते हैं। और वो जो वाइब्रेशन जो एनहांस होती है वो सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी की वाइब्रेशन एनहांस नहीं होती, जो हमारे बाकी के जो 4 शरीर जो होते हैं, जी। जो हमारा प्राणमय कोश है, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये जो हमारे 4 कोशास जो होते हैं, ये उन 4 कोशास की एनर्जीज को भी ये इम्पैक्ट करता है। तो जैसे ही आप यूज़ करोगे तो ये सिंबल और मंत्र दोनों पैरेलली आपके साथ में काम करना शुरू करते हैं। तो सर, जब कोई क्लाइंट फर्स्ट टाइम आपके पास आता है तो कैसे ये सेशंस लाइन अप होते हैं, क्या टूल्स होते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो इसमें आप फॉलो करते हैं? ओके, तो जब जैसे कोई भी पर्सन अगर मेरे पास जब वो लामा फेरा सेशंस के लिए जब वो आता है, तो हम लोग सब क्या करते हैं कि एक जैसे ड्रेस कोड होती है कि जो आपके क्लाइंट को भी पहनना होता है। लाइक जैसे आज मैंने ये गाउन पहना हुआ है, ये स्केचू माला मैंने पहनी हुई है, ये हमारे उस लामा फेरा हीलिंग मोडालिटी के एक ड्रेस कोड है जो हर किसी को मेंटेन करना होता है। तो लाइक जो मास्टर हीलर जो होता है, लाइक जैसे अगर आपकी हीलिंग कर रहा हूँ तो मैं भी ये गाउन पहनूंगा, ये माला पहनूंगा, एंड हम लोग फिर अपने क्लाइंट को भी सेम हम लोग एक गाउन पहनाते हैं। और नॉर्मली क्या होता है कि ये हीलिंग मोडालिटी जो है इसको लेटा के किया जाता है कि पेशेंट जो होता है वो फ्लोर पे या मैट्रेस पे हम लोग उसको लेटाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोगों को उसके चारों तरफ फेरा लेना पड़ता है। तो लामा फेरा के अंदर बेसिकली 2.5 फेरा हम लोग लेते हैं। ओके। एंड वाव करने के बाद देन हम लोग उसके अंदर सर्टन सिंबल्स हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो जब वो सिंबल्स को ड्रॉ किया जाता है, पहले एक एनर्जी क्लियरेंस होती है नॉर्मली उसके अंदर, कि जितनी भी जो नेगेटिव एनर्जीज है, अनवांटेड एनर्जीज है, उन सारी नेगेटिव एनर्जीज को नेवल पे हम लोग इकट्ठा करके फॉर द टाइम बिंग, एंड फिर वहाँ से उसको न्यास सिंबल के थ्रू हम लोग उसको रिलीज करते हैं। रिलीज करने के बाद होता क्या है कि अगर आप कोई क्लाइंट जो है अगर अपने कुछ स्पेसिफिक इशू के लिए अगर आया है, फिर हम लोग उसको स्पेसिफिक इशू के हिसाब से वी यूज दी लामा फेरा सिंबल। तो जो उसका जो फर्स्ट लेवल जो होता है ना, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं एज यूजुअल। मेरे कोई भी पॉडकास्ट ऐसा हो नहीं सकता कि जिसके अंदर मैं एग्जांपल्स ना मैं कोट करूं। तो अब जब हम लोग कोई पर्सन अगर नॉर्मली लाइक जैसे हॉस्पिटल में जब कोई एडमिट होने के लिए जाता है, तो नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि डॉक्टर्स जो है सबसे पहले उसको ग्लूकोज चढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि उसकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा सा हाई हो जाए, उसके अंदर एनर्जीज आ जाए, और फिर उसको जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट देना होता है वो ट्रीटमेंट देते हैं। बिल्कुल सही। सेम वे कि जब हम लोग लामा फेरा जब हम लोग करते हैं तो उसके जो फर्स्ट लेवल के जो सिंबल्स हैं वो हम लोग यूज़ करते ही करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका क्लाइंट जो है वो किस तरीके की इश्यूज को लेके आया है। तो जो फर्स्ट लेवल के जो सिंबल जो होते हैं उसका जो कोर एसेंस जो है वो होता है अनवांटेड एनर्जीज को रिलीज करना, डार्कर एनर्जीज को रिलीज करना, या डार्कर एनर्जीज वो ब्लैक मैजिक की फॉर्म में हो सकता है, इवल एग की फॉर्म में हो सकता है, स्पेल है, कर्स है, राइट। तो जब हम लोग उसको क्लीन जब हम लोग करते हैं, जैसे ही उसकी एक एनर्जी सिस्टम जो है एक वो हायर फ्रिक्वेंसी पे आके जब वो वाइब्रेट करना शुरू करता है, फिर उसके बाद जो है हम लोग उस क्लाइंट के स्पेसिफिक पे करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है जब भी हम लोग इस तरीके के सेशन करते हैं। एंड ऑन एन एवरेज जो एक जो सेशन जो होता है वो 30 to 40 मिनट 45 मिनट्स लेता है। तो जब वो सेशन कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग थोड़ी देर क्लाइंट को हम लोग बोलते हैं कि वो रिलैक्स होकर बैठे। हम लोग फिर उसको एनर्जाइज वाटर देते हैं ताकि उसकी एनर्जीज बैलेंस हो। उसकी ग्राउंडिंग करने के बाद ही फिर हम लोग उस क्लाइंट को भेज देते हैं। लेकिन ये पूरा प्रोसेस करने में अप्रॉक्स इतना टाइम तो लगता ही है। एग्जैक्टली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक टिपिकल प्रोसेस है कह लीजिए, या कह लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि जब एक इंसान के अंदर से नेगेटिव एनर्जीज निकलेंगी तो उसको एक बॉडी न्यूट्रलाइजर की भी ज़रूरत होगी। करेक्ट। और इसमें क्या होता है कि इस मोडालिटी के सर्टेन स्टेप्स होते हैं कि आपको उन्हीं स्टेप्स को ही फॉलो करना है। बहुत सारी मोडालिटीज़ में लाइक जैसे हम लोग रेकी की बात करें या BMH की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये थोड़ा सा फ्री फ्लोइंग मोडालिटी है, कि यू नीड टू गो थ्रू एज पर योर इंट्यूशन। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब हम लोग लामा फेरा जब कर रहे हैं उसके सर्टेन स्टेप्स है कि पहले आपको क्लीनिंग करनी है, फिर आपको 2.5 फेरा लेना ही है, माला रखनी है, फिर आपको पहले ये सिंबल बनाना है, फिर सेकंड सिंबल बनाना है, थर्ड बनाना है। तो वो स्टेप्स हैं। तो वो अगर आप हम लोग ठीक है, इसके अंदर मैं ये मानता हूँ कि कोई भी हीलिंग मोडालिटी बैकफायर नहीं करती है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिवाइन एनर्जीज को यूज कर रहे हैं। एग्जैक्ट। बट उस एनर्जी सर्किट को सही तरीके से कंप्लीट होने के लिए वी नीड टू डू दिस सर्टेन प्रोसेस। या तो इसी वजह से ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, बट ये वर्थ वाइल टाइम टेकिंग सेशंस होते हैं।
तो इन सेशंस के बाद नॉर्मली लोग कैसे एक्सपीरियंस फील करते हैं? ओके, तो सबसे पहले जो एक कॉमन जो लोग जो एक्सपीरियंस जो करते हैं वो ये होता है कि उनकी बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाती है, हल्का हो जाता है। हल्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक उनके चारों तरफ जो नेगेटिव एनर्जीज का जो बर्डन जो था वो रिलीज हो गया। तो वो जैसे ही वो रिलीज होगा दे स्टार्ट फीलिंग वेरी लाइट। उनकी जो अगर कोई बॉडी एक्स वगैरह अगर कुछ हो रहे होते हैं तो वो खत्म हो जाता है। अच्छा। एंड उनकी अवेयरनेस आ जाती है उनको, वो इमिडिएटली वो फील कर पाते हैं कि उनकी जो अवेयरनेस है, उनका जो थॉट प्रोसेस जो है वो चेंज हो गया है। एंड दे फील मोर एनर्जेटिक ऑल्सो। क्योंकि होता क्या है, क्योंकि जब हम लोग लामा फेरा जब हम लोग कर रहे हैं तो एक साइड पर तो हम लोगों ने क्या किया, नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज किया, एंड साथ के साथ हम लोग उसके जो बाकी के जो पावरफुल सिंबल जो है उन पावरफुल सिंबल्स को हम लोग इन्फ्यूज हम लोग करते हैं। तो वो जैसे ही वो इन्फ्यूज करते हैं इट एनहांसेस द एनर्जीज ऑफ दैट पर्सन, तो दैट पर्सन बिकम्स मोर एनर्जेटिक। तो ये 3-4 ये कॉमन सिम्टम्स है जो हर कोई पेशेंट जो है वो इस लामा फेरा सेशंस के बाद वो एक्सपीरियंस करता है। बाकी ऑब्वियसली एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी वेरी करते हैं। एग्जैक्टली, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, उनके अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, और उसके बाद जब वो प्रॉब्लम्स रिलीज होते ही हैं तो उनको एक अलग सेटिस्फैक्शन मिलता है। यस, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो क्लाइंट का वो जो फेस पे जो सेटिस्फेक्शन जब हम लोग देखते हैं हर लामा फेरा सेशन के बाद, तो वो आपको खुद को वो बहुत और ज़्यादा सेटिस्फाई कर देता है। एग्जैक्टली, यू फील वेरी प्राउड कि हाँ ठीक है, आई हैव ऑलरेडी हेल्प्ड मेनी पीपल्स एंड उनमें से अब एक और ऐड ऑन हो गया। करेक्ट। तो सर, एक क्लाइंट को कैसे पता चलता है कि उसे लामा फेरा हीलिंग मोडालिटी की ही रिक्वायरमेंट है? जैसे कि अभी काफ़ी सारी हीलिंग मोडालिटीज़ हमारे आसपास काफ़ी हैं, आप भी काफ़ी सारी हीलिंग मोडालिटीज़ सिखाते हैं, करते भी हैं, तो कैसे पता चलता है कि लामा फेरा ही चाहिए? ओके, तो देखिए कि जब लामा फेरा को ये आइडेंटिफाई करने के कुछ हमारे बेसिक थंब रूल्स हैं। पहला होता है कि अगर आपकी लाइफ में बहुत सडन और अनएक्सपेक्टेडली अगर चेंजेस हो रहे हैं, ओके। दूसरा कि अगर आपके मूड स्विंग्स बहुत रेगुलर है, मतलब कि विदाउट एनी रीज़न जो है वो आपका मूड स्विंग्स हो जाते हैं, आप लथार्जिक आप फील कर रहे हो, आपके रिलेशनशिप इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कि आपके फैमिली वाले जो हैं वो आपको ट्रिगर नहीं कर रहे, लेकिन आपके अंदर की जो खुद की जो इरिटेशन जो है वो बार बार वो सरफेस पे आ रही है और वो आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रही है। जी। तो ऐसे केसेस में भी हम लोग जो है लामा फेरा करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके फाइनेंशियल्स एकदम से ब्लॉक हो गए, आपका ये जॉब या बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था और एकदम से वहाँ पे आपका डाउनफॉल आना शुरू हो गया, तो इट मीन्स कि डेफिनेटली कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट है। घर पे अगर आपको बहुत हैवीनेस लग रहा है, आपको जैसे घर की एनर्जीज आपको अगर ठीक नहीं लग रही, आप सारी रेमेडीज़ भी आपने करके देख लिया फिर भी लेकिन अगर उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो इट मीन्स कि वहाँ पे बहुत डेंस एनर्जीज हैं। तो ये ऐसे कुछ हमारे कॉमन सिम्टम्स होते हैं जब क्लाइंट हम लोगों को इस तरह की जब सिचुएशन जब बताते हैं, तो फिर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि इस पर्सन के लिए विल बी यूजिंग दी लामा फेरा हीलिंग मोडालिटी। ओके, तो आप सजेस्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स को कि यू शुड गो विद लामा फेरा? यस, क्योंकि देखिए कि बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको ये अवेयरनेस नहीं होती कि कितनी सारी मोडालिटीज़ है। एग्जैक्टली। राइट, सो एज अ डॉक्टर, एज अ हीलर, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल द क्लाइंट कि इस केस में आपको ये मोडालिटी आपको वो फ़ायदा करेगी। एग्जैक्टली। लाइक जैसे मैंने हम लोगों ने प्रीवियस पॉडकास्ट में भी मैंने बताया था कि जितने भी जो मोडालिटीज़ हैं, हीलिंग मोडालिटीज़ है, हर किसी हीलिंग मोडालिटी का अपना कोर पर्पस होता है। बिल्कुल तो सही। उस कोर पर्पस के बेसिस पे ही हम लोग फिर अपने क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि उसको कौन सी मोडालिटी यूज़ करनी चाहिए। एग्जैक्टली, जैसे हम किसी डॉक्टर पे जाते हैं, वो एक पर्टिकुलर हमारी डिसीज़ को देख के ही वो हमें मेडिकेशन सजेस्ट करते हैं। ऐसे ही आप है कि आप उस सिचुएशन को देख के उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके ही उन हीलिंग मोडालिटीज़ को सजेस्ट करते हैं। हाँ जी जी। तो क्या ऐसे लोग जो सेंसिटिव होते हैं बहुत ज़्यादा, या जिन्हें नज़र लग जाती है बार बार, तो ऐसे लोगों के लिए भी लामा फेरा बना है? यस, डेफिनेटली देखा जाए तो ऐसे ही लोगों के लिए लामा लामा फेरा फेरा मोडालिटी बनी है। क्योंकि देखो जो हीलर्स होते हैं, एम्पैथ होते हैं, या जो जिनके खुद की इमोशनल लाइफ में बहुत फ्लक्चुएशन वो चल रही होती है, तो जो नॉर्मली ऐसे लोग जो होते हैं ना वो बहुत एनर्जी सेंसिटिव होते हैं। तो अगर कोई भी अगर उनके चारों तरफ अगर एनर्जी शिफ्ट अगर कुछ होता है, राइट, इन अ गुड वे और बैड वे, तो उन लोगों को बहुत जल्दी इम्पैक्ट करता है। तो जितने भी हम लोग हीलर्स जो हैं, मैं तो हमेशा अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सबको मैं यही सजेस्ट मैं करता हूँ कि आप डेली बेसिस पे अपनी लामा फेरा करो या बाकी की हीलिंग मोडालिटीज़ करो, कि ताकि आपकी एनर्जी जो है
वो इंटैक्ट रहे, वो तो balanced रहे। यस वो बैलेंस रहे। तो यस होता है कि जो ये सेंसिटिव लोग जो होते हैं ये बहुत जल्दी एनर्जीज को अट्रैक्ट कर लेते हैं, नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। जी बहुत जैसे सारे लोगों को आपने देखा होगा ना कि कोई अगर उनकी कोई तारीफ भी कर देता है कि जैसे अब मान लो मम्मी ने प्यार से बोल दिया कि आज मेरा बेटा बहुत सुंदर लग रहा है, वो बीमार हो जाएगा। या आप शादी पे गए, किसी ने बोल दिया कि आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, आते ही आप बीमार हो जाओगे। तो जो ऐसे जो कुछ लोग जो होते हैं जो बहुत एनर्जी सेंसिटिव है, उन लोगों के लिए तो स्पेशली जो ये लामा फेरा मोडालिटी है, ये एक कहते हैं ना रामबाण की तरह काम करती है। सो दिस मोडालिटी इज रियली पावरफुल। तो क्या लामा फेरा सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज को रिमूवल करने के लिए ही है या फिर इसके और भी पर्पसेस हैं? नहीं, डेफिनेटली बहुत सारे इसके पर्पसेस हैं। तो नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करना तो इसका कोर पर्पस हो गया। ओके लेकिन इसके साथ साथ में अगर आपके किसी पर्सन के अगर कोई हेल्थ इश्यूज अगर चल रहे हैं, रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज है, कार्मिक पैटर्न अगर चल रहे हैं, उसको प्रोटेक्शन अगर उसको क्रिएट करनी है, तो इन सारी चीज़ों के लिए भी हम लोग जो लामा फेरा मोडालिटीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं हम लोग। तो सर हमने बहुत सारी बात कर ली ब्लैक मैजिक के बारे में, नज़र के बारे में। तो पहले हम ये अपनी ऑडियंस को क्लियर कर देते हैं कि ब्लैक मैजिक होता क्या और ये कैसे इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ को। देखो ये जितने भी जो ये मैजिक की फॉर्म होती है, जो एनर्जीज जो हम लोग जिनको स्पेल भी हम लोग बोलते हैं, अगर हम लोग वेस्टर्न तरीके से अगर हम लोग बात करें जिसको स्पेल बोला जाता है, हर किसी चीज़ के पीछे जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है दैट इज़ द इंटेंशन। ओके आप जिस इंटेंशन से को डाल के अगर आप कोई भी अपना काम अगर आप वो करवाओगे तो वो उस तरीके से वो रिजल्ट आपको देता है। नॉर्मली ब्लैक मैजिक में बहुत सारे लोग जो यूज़ करते हैं, लाइक जैसे हमने मूवीज़ में भी देखा है, लेमन को यूज़ करते हैं, हुड डॉल्स होती है उनको यूज़ किया जाता है करने के लिए। प्लस इसके अंदर सर्टन मंत्रास को यूज़ हम लोग करते हैं, कोई किसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। तो कभी कभी जो कई लोग जो बहुत इंटेंस लेवल के जो ब्लैक मैजिक जो करते हैं, दे यूज़ दी सर्टन एंटिटीज़, घोस्ट हो गए, पोल्टारिजिस्ट हो गए, जिन हो गए, जिन्नात हो गए, तो उन सारी चीज़ों को वो यूज़ किया जाता है। तो ब्लैक मैजिक की जैसे नाम ही बता रहा है ब्लैक मैजिक, तो इट मीन्स कि ये एक ऐसा मैजिक की फॉर्म होती है कि जहाँ पे जो इंटेंशन जो डाली जाती है वो इंटेंशन हमेशा क्या होती है कि सामने वाले पर्सन को हार्म करना है, चाहे वो हार्म उसको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली वो या फिनेंशियली वो किसी भी लेवल पे करना हो। बट ब्लैक मैजिक जो है वो हमेशा डार्कर साइड को ही इम्पैक्ट करता है और वो हमेशा लोगों की लाइफ में ना मैस ही क्रिएट करता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बहुत सारे लोग मानते हैं इन चीज़ों को, बहुत सारे लोग नहीं मानते। करेक्ट। तो मैं हमेशा एक ये चीज़ बोलता हूँ, मेरी मम्मी भी एक चीज़ बोला करती थी कि मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल राइट। एंड मोर ओवर कि किसी के मानने ना मानने से उस पर्टिकुलर चीज़ की एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हो सकती। यह आपका बिलीफ है, या आपका थॉट प्रोसेस है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो नहीं कर रहे, बट ये चीज़ें एग्जिस्ट करती ही करती हैं। क्योंकि अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती तो जो ये हमारे इतने सारे जो तंत्र जो हमारे बने हुए हैं, वेस्टर्न चीज़ें जो आ रही हैं, हुडू वुडू जो आ रहा है, जो इतने सारे डिफरेंट रिलीजन्स जिनमें अगर आप देखोगे जो कल्ट जो हैं, अगर वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी फिर ये सारी चीज़ें नहीं होती। इट मीन्स कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और ये लाइफ किसी भी पर्सन की लाइफ में एक बहुत मेजर तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट करती है, तभी तो लोग उस चीज़ को सीख रहे हैं। एग्जैक्टली राइट। तभी अगर आप देखोगे आज पिछले अगर आप 4-5 साल में अगर आप वो देखोगे, तंत्र जो है वो बहुत उठ के आ रहा है। बिल्कुल सही। करेक्ट। लेकिन तंत्र के लिए नॉर्मली लोग उसको हमेशा नेगेटिव फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। एग्जैक्टली करेक्ट। लेकिन अगर आप रियल तंत्र को अगर आप वो देखोगे, वो आपकी लाइफ में एवोल्यूशन के लिए आता है, आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस को रिलीज करने के लिए आता है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे वही जैसे मैंने बोला कि ये सब कुछ आपकी इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पॉजिटिव इंटेंशन से आप कुछ कर रहे हो तो इट बिकम अ काइंड ऑफ द वाइट मैजिक, राइट। और अगर आप उसको उसी एनर्जीज को यूज करते हुए अगर आप कोई नेगेटिव चीज कर रहे हो तो वो ब्लैक मैजिक में वो कन्वर्ट हो जाता है। जी, बिकॉज हम लोगों ने तंत्र कह लीजिए और ये रिचुअल्स ना सिर्फ बॉलीवुड में नेगेटिव रोल्स में ही देखे हैं। तो कहीं ना कहीं सबके थॉट प्रोसेस में ये है कि तंत्र हमेशा नेगेटिव होता है। करेक्ट। तो ये वो एक मिथ क्रिएट कर दिया गया है। ये लोगों के ना अंदर ये परसेप्शन क्रिएट हो गया है कि अरे यार कि अगर कोई तांत्रिक है तो वो हमेशा कुछ गलत ही करेगा। लोगों को नाम तांत्रिक नाम से, अघोरी के नाम से अगर आप बोलोगे कि यू आर अ तंत्र प्रैक्टिशनर, तो सबसे पहले उसका यही दिमाग है कि वो यार
मेरे को ना इस ज्योति से बच के रहना है या हेमंत से बच के रहना है, मेरे को दे आर इनटू द तंत्र, बट दे डोंट रियलाइज कि तंत्र जो होता है वो इन चीज़ों के लिए नहीं होता। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कहीं ना कहीं उनका सोल्यूशन इन तंत्रों में ही छुपा है। यस, डेफिनेटली। तो सर, इस ब्लैक मैजिक के जो इफेक्ट्स होते हैं वो हमारी लाइफ में कैसे दिखते हैं, कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं? तो कुछ कॉमन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने अपने 12 साल की जो इस जर्नी में जो मैंने एक्सपीरियंस मैंने किया है, जो क्लाइंट्स के साथ में जो मैंने देखा है। तो जब ब्लैक मैजिक जब किसी के ऊपर अगर होता है, ब्लैक मैजिक हो गया, स्पेल हो गया, ईवल आई है, इस तरह की किसी भी फॉर्म की जो डार्कर एनर्जी होती है, सबसे पहले ना उस पर्सन का दिमाग चलना बंद हो जाता है। अच्छा। वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो अपने कभी भी लाइफ में डिसीजन ले ही नहीं पाएगा। आप उसको कुछ भी समझाने की कोशिश करोगे, उसका दिमाग चलेगा ही नहीं, उसको समझ में ही नहीं आएगा। वो पहले माइंड को इसलिए कंट्रोल किया जाता है क्योंकि अगर ये बुद्धि चल रही है तो उसको ये चीज़ समझ में आएगी उस पर्सन को, यार कि मेरे साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है। बिल्कुल। तो वो उसके हिसाब से वो रेक्टिफिकेशन स्टेप्स ले सकता है। वो किसी हीलर के पास चला जाएगा, पंडित के पास चला जाएगा, या घर के जो कुछ हम लोग बेसिक क्लिनजिंग रेमेडीज हम लोग करते हैं वो कर लेगा। तो अगर वो करेगा तो उस एनर्जीज का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। तो नॉर्मली ब्लैक मैजिक में सबसे पहले क्या किया जाता है कि लोगों की अवेयरनेस को ख़त्म करते हैं। तो पहला सिम्टम ये होता है कि उसकी अवेयरनेस खत्म हो गई। ओके। दूसरा क्या होता है कि वो लेथार्जिक होना शुरू हो जाएगा। वो उसको ऐसा लगेगा कि वो सारे दिन जो है वो बेड पे पड़ा रहा है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं करेगी। वो बहुत रेगुलरली अपने आप को अपकीप करके नहीं रखेगा, क्लीनिंग नहीं होगी। रूम जो है वो उसका हमेशा ऐसे लोगों का ना बिखरे रहते हैं, रूम जो होते हैं मैसी रहता है बहुत ज़्यादा, कि कभी कुछ कपड़े इधर रखे हुए हैं, टॉवल इधर रखा हुआ है। उसकी जो अलमीरा जो होगी वो कभी भी प्रॉपरली वो सेट नहीं होगी। अगर आप कुछ लोग देखोगे बहुत बहुत प्रिसाइसली वो अपने कपड़ों को वो रखते हैं, और कई लोगों के आप अलमीरा खोलो और सारे कपड़े वो आपके ऊपर आके गिर जाते हैं, राइट। तो ये भी एक सिम्टम होता है कि जहाँ पे कि आपको ये पता लगता है कि यार ये पर्सन जो है ये डार्कर एनर्जी के इन्फ्लुएंस में है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट जो होता है जिससे ये आइडेंटिफाई हम लोग करते हैं कि भाई किसी पर्सन के साथ में ऐसे कोई इशू है या नहीं है, कि वो उसके बहुत फ्रिक्वेंटली जो उसके रिलेशनशिप इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। जिन लोगों के साथ में भी उसकी चाहे वो फ्रेंडशिप है या उसके घर में भी जो लोगों के साथ में पहले रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छा चल रहा होगा, लेकिन अचानक से क्या होता है कि वो चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल, राइट। कहीं ना कहीं उस पर्सन के साथ में कोई प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। क्योंकि जब ब्लैक मैजिक, जैसे मैंने बताया ना कि उसकी इंटेंशन क्या होती है कि एक पर्सन को उन्होंने कंप्लीटली फिनिश करना है। पूरा तो पहले तो उसको मेंटली कर दिया कि भाई वो अपने दिमाग ही ना चला पाए। अब उसको इमोशनल लेवल पे उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या करते हैं लोग कि वो उसके रिलेशनशिप्स को खराब करना शुरू कर देते हैं। अब जब उसके रिलेशनशिप खराब होंगे, जब लव्ड वंस के साथ वो लड़ाई करेगा, अपने दोस्तों के साथ लड़ाई करेगा, तो इवेंचुअली क्या होगा, वो लोग उसको धीरे धीरे करके छोड़ के जाना शुरू कर देंगे। फिर वो लोनलीनेस में आएगा। लोनलीनेस जो है वो डिप्रेशन उसके लिए क्रिएट करेगी। एंड एक बार अगर आप वो डिप्रेशन में आप आ जाओ तो फिर तो एक इट्स अ काइंड ऑफ द विशियस साइकिल, राइट। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि जो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि एक जो पर्सन जो है उसके ऊपर साइकिक अटैक या ब्लैक मैजिक है या नहीं है। ये मैंने जो सिम्टम्स मैंने अभी आपको जो बताए, ये एक बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से मैंने बताया है। और भी होते हैं जो हम लोग आने वाले पॉडकास्ट के अंदर वी विल डिस्कस इन डिटेल कि किस किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं और उसको कैसे और डिटेल में आइडेंटिफाई करते हैं। बट ये कॉमन चीज़ें हैं कि जो ऑलमोस्ट हर किसी के साथ होती हैं अगर कोई पर्सन ब्लैक मैजिक के इन्फ्लुएंस में है तो सर यूजुअली बोला जाता है कि ये ब्लैक मैजिक सिर्फ गांव देहात उन जगह पे या फिर सर्टेन कम्युनिटीज़ में ही पाया जाता है, तो क्या ये सच है या सिर्फ एक मिथ? ये बहुत बड़ा मिथ है एक्चुअली। तो अगर आप इसमें देखा जाए कि जितने भी जो ये ब्लैक मैजिक वाले जो ये केसेस जो हो रहे हैं ना डे टू डे बेसिस पे, अगर आप ये देखोगे, ये जितनी जो सिटीज़ हैं, अर्बन एरियाज़ है, ये वहाँ पे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है। लोग ज़्यादा इसको वो यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। वो इसलिए कि लोगों में एक तो पेशेंस खत्म हो गया है, बिल्कुल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कोई किसी को देख के आप पड़ोसी को देख के कोई खुश नहीं है, जेलिसी बहुत है। अगर उसके पास एक अच्छी कार आ गई तो ओहो इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, ये तो बहुत तरक्की कर रहा है। आजकल अगर आप देखो लोगों की पार्किंग की वजह से लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो लोग उसमें रिवेंज लेने के लिए वो आ जाते हैं। तो ये अगर देखें ना, तो ये जो जितने भी जो सिटीज़ हैं इनमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लग गई हैं। ओके। ऐसा नहीं है कि यार कि ये सिर्फ जो ब्लैक मैजिक जो है ये विलेजेस तक ही है। ये मैं मान सकता हूँ कि जो विलेजेस वाले जो ये जो तंत्र जो होते हैं या जो रेमेडीज होती है
वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। Okay. क्यों? क्योंकि वो कोर तंत्र करते हैं, राइट। वे सिटीज़ में क्या हो रहा है कि बहुत सारे आप स्पेल्स के थ्रू आप वो कर सकते हो। बाकी के छोटे मोटे जिन लोगों ने तंत्र सीख लिया, नाम के लिए जिन्होंने तंत्र सीख लिया, कोई 2-4 रेमेडीज उन्होंने सीख ली और उसके बेसिस पे वो लोग ये चीज़ें करते रहते। तो वहाँ पे जो ये है ना कि तब ये बोल सकते हैं कि ठीक है, ये सिटीज़ में एक अलग लेवल से चीज़ें हो रही हैं और गांव देहात में एक अलग लेवल की चीज़ें होती है। बट अगर आप इंटेंसिटी देखो या देखो कि वो कौन सी चीज़ किस जगह पे पॉपुलर हो रही है या किस जगह पे सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो ब्लैक मैजिक जो है सबसे ज़्यादा सिटीज़ में ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ओके, मतलब जो शहर के लोग हैं इतना अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, फिर भी वहाँ पे तंत्र सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, लोग यूज़ करते हैं इन चीज़ों को। यस, क्योंकि अगर आप देखो कि आपको मैक्सिमम तांत्रिक, मैक्सिमम हीलर्स, मैक्सिमम स्पेल कास्टर्स जो है ना, वो ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज़ में ही आपको मिलेंगे। अच्छा। आप किसी गांव देहात में चले जाओ, पंजाब के पिंड में आप चले जाओ, वहाँ पे शायद किसी को पता भी नहीं होगा कि टैरो कार्ड क्या होते हैं, हीलर क्या होता है। एग्जैक्टली। वहाँ पे तो लोग अगर कुछ रेमेडी करनी होती है तो वो चाहे घरेलू तंत्र करे, वो घरेलू चीज़ें करके, वो कहते हैं ना झाड़ा लगा दिया, हाँ। कोई फीवर उतार दिया, कुछ कर दिया, तो वो क्या है, तो दे आर ऑल्सो डूइंग द तंत्र ओनली ना, राइट। तो वहाँ पे तो उन चीज़ों को पता ही नहीं। अगर तभी मैं कह रहा हूँ ना कि आप ये जो सारी चीज़ें ना, लोग ठीक है, वो नॉलेज है लोगों में आजकल से, जो शहरों के लोग जो है वो ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं, लेकिन ज़्यादा पढ़े लिखे होने के साथ साथ वो एडिशनली भी और चीज़ें भी आ गई हैं नॉलेज, और के साथ साथ में दे आर गेनिंग द ईगो ऑल्सो। एग्जैक्ट। और वो ईगो के वश में आके वो फिर सारी नेगेटिव चीज़ें जो है वो लोग करते ही है फिर। बिल्कुल बिल्कुल, ईगो को सेटिस्फाई करना, दैट इज द प्राइमरी गोल ऑफ टुडेज यूथ। करेक्ट। आप देखो कि जितने भी बैटल्स हुए हैं, बड़े से बड़े बैटल हुए हैं, महाभारत सबसे बड़ा जो बैटल कंसिडर किया जाता है, ईगो वो क्या था, इट वाज जस्ट बिकॉज द ईगो गेम। एग्जैक्ट। तो लोग वही कहते हैं ना कि जो लोग ईगो को अपनी सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है। और ये तंत्र जो है या जो ब्लैक मैजिक जो है, ये उसका एक डर्टी रियलिटी है कि लोग ईगो को मैं तो डे टू डे बेसिस पे मैं बहुत सारे केसेस में ऐसे देखता हूँ, बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं कि जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है, तंत्र हुआ है, और एक भी क्लाइंट ऐसा नहीं आता जो गांव देहात या छोटे शहरों से बिलोंग करता हो। मेरे पास जितने भी मैंने जो केसेस जो मैंने देखे हैं वो बड़ी बड़ी सिटीज़ वाले हैं। दिल्ली हो गया, मुंबई है, बेंगलोर है, पुणे है, हैदराबाद है, चेन्नई है, ठीक है, या जो बाहर की कंट्रीज हो गए, दुबई हो गया। तो ऐसी जगहों से लोग मेरे पास आते हैं और जो बोलते हैं कि सर ये इशू चल रहा है तो प्लीज़ हेल्प कर दो। तो तब हम लोग देखते हैं, देन वी रियलाइज एट टाइम्स, खुद को भी लगता है यार कि कितना नेगेटिविटी लोग जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, लोगों के अंदर कितनी नेगेटिविटी भरी हुई है। यस। अब आपने इतने सारे केसेस के बारे में बता दिया, तो वी आर वेरी क्यूरियस कि आपको ये आप एक्सपीरियंस बताएंगे जहाँ पे जिसे कहते हैं ना मैक्सिमम इफेक्ट हो ब्लैक मैजिक का, और लामा फेरा से आपने काफ़ी उसको इम्पैक्ट को कम किया हो। एक मैं बहुत पावरफुल एक केस मैं बताऊंगा कि जब मैंने ये लामा फेरा करना जब मैंने शुरू किया था उस टाइम पे, तो होता है क्या ना कि जब हम लोग इनिशियली करते हैं तो और भी ज़्यादा हम लोग जैसे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आप लोगों को और ज़्यादा अवेयरनेस भी होता है, आप अपने क्लाइंट्स को बताते हो, एंड फिर वो माउथ पब्लिसिटी के थ्रू मेरे पास एक केस आया था। उस पर्सन के ऊपर उसी के किसी एक फैमिली मेम्बर ने वो ब्लैक मैजिक किया हुआ था, और उसका वो पर्पस ये था कि पहला कि एक तो उसकी शादी ना हो, ठीक है, उसकी शादी को जो है वो बिल्कुल एक तरह से ब्लॉक किया हुआ था, राइट। एंड जबकि वो फाइनेंशियली ही वॉज अ वेरी वेल ऑफ पर्सन। नॉर्मली क्या होता है ना कि किसी का अगर फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है तो शायद शादी नहीं हो रही होती, या वो लुक वाइज नहीं होता तो भी एट टाइम्स होता है कि वो प्रॉब्लम हो रही होती है। तो उस बच्चे के साथ में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, राइट। ही वॉज अ वेरी हैंडसम पर्सन, बहुत अच्छी उसकी इनकम थी, घर वाले भी वेल सेटल्ड पर्सन थे, लेकिन उसकी वो शादी नहीं हो रही थी क्योंकि जब हम लोगों ने स्कैनिंग करी, जब आइडेंटिफाई किया, तो ये पता लगा कि उसके ऊपर उसी के फैमिली मेम्बर्स ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, और उसकी इंटीमेसी, उसकी जो सेक्सुअल एनर्जी जो है उसको भी कंप्लीटली ब्लॉक करके रखा हुआ है, राइट। तो जब उसकी लामा फेरा सेशंस जब हम लोगों ने करना शुरू करे, तो धीरे धीरे करके एक तो उसके अंदर खुद के अंदर एक एनर्जीज आनी शुरू हुई। अदरवाइज वो पर्सन जो है दिन में 12-12 घंटे 16-16 घंटे बेड पे ही वो पड़ा रहता था, राइट, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत ही नहीं होती थी, वो जील नहीं थी उसके अंदर,
वो मोटिवेशन नहीं था उसके अंदर वो लाइफ को जीने का। तो सबसे पहले तो जब वो हुआ तो उसके अंदर एक वो मोटिवेशन आना शुरू हुआ, उसको लगा कि अब मुझे अपनी लाइफ को जो है और ज़्यादा ठीक करना है। बिल्कुल ग्रेजुअली जब उसकी हीलिंग सब जब हम लोगों ने करी, उसका जैसे ही ब्लैक मैजिक कंप्लीटली जब वो रिलीज हुआ, उसकी वो शादी भी हो गई एंड उसकी फैमिली भी सेटल्ड हो गई एंड 1 साल के बाद जो है उसके घर में बेबी भी हो गया। तो ये एक ऐसा वो केस था, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट केस था। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट चीजें जो होती है वो आपको हमेशा याद रहती है। फर्स्ट एक्सपीरियंस हमेशा याद रहेगा। तो वो एक ऐसा केस था कि जहाँ पे मुझे ये लगा था यार कि यस, कि ये जो मोडालिटी जो है ना, ये किसी भी लेवल की ब्लॉकेजेस को ये रिलीज कर सकती है, प्रोवाइडेड कि आप कितनी इंटेंसिटी के साथ और कितनी शिद्दत के साथ में आप उसको यूज़ कर रहे हो आप। तो अगर आप वो करोगे तो डेफिनेटली चीज़ें वर्कआउट करती हैं। एंड फिर तो उसके बाद बहुत सारे इससे भी पावरफुल केसेस हम लोगों ने देखे जहाँ पे उस पर्सन की लाइफ को कम्प्लीटली ब्लॉक किया है, कि उसके इमोशनली भी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, फिनेंशियली भी ख़त्म हो चुकी है। बट लेकिन जो आपने जैसे पूछा कि कौन सा फेवरेट केस या कौन सा ऐसा जो लाइफ चेंजिंग जो केस जो था, तो आई थिंक दैट वाज माय लाइफ चेंजिंग केस, कि उसके बाद फिर देन आई स्टार्टेड डूइंग द लामा फेरा इंटेंसिवली। ओके, तो सर जैसे अभी आपने बताया कि ब्लैक मैजिक आपने रिमूवल किया वैरायटी ऑफ सेशंस, अलग अलग सेशंस के थ्रू, करेक्ट राइट। आपने कभी ऐसा भी देखा है कि एक सेशन की रिक्वायरमेंट है या मल्टीपल सेशंस की रिक्वायरमेंट है, कैसे पता चलता है? ओके, देखो जो ये नंबर ऑफ सेशन जो है ना, ये केस टू केस बेसिस वेरी करते हैं। ओके, क्योंकि अब जैसे आप डॉक्टर के पास अगर आप जाओगे तो डॉक्टर नॉर्मली आपकी सिचुएशन को देख के वो डिसाइड करता है कि आपको 3 दिन के लिए एंटीबायोटिक्स देनी है, 5 दिन के लिए देनी है, 7 दिन के लिए देनी है, या और लंबा ड्यूरेशन के लिए आपका कोई कोर्स चलना है। तो सेम वे कि एज अ हीलर जब हम लोग क्या करते हैं कि जब क्लाइंट की जब स्कैनिंग हो रही होती है, जब उसकी काउंसलिंग हो रही होती है, तो उसके बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि उस पर्सन को कितने सेशंस लगेंगे। अच्छा, अगर मान लो कि कोई एक बेसिक जिसके ऊपर नेगेटिविटी है, लाइक जैसे किसी की नज़र लग गई है, कुछ है, तो उसके लिए एक सेशन भी सफिशिएंट है लामा फेरा का। ओके, कुछ केसेस में जब लगता है कि यार कि ठीक है, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज के ऊपर भी ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, बाकी की चीज़ों पे आ रहा है, तो वो 3 सेशन हो गए। कोई जो बहुत क्रॉनिक अगर केसेस आता है तो 7 to 11 सेशंस एंड इट कैन गो अप टू 21 सेशंस ऑल्सो मैक्सिमम। तो वो वेरी करता है, बिकॉज एज आई सेड, इंटेंसिटी ऑफ द डार्कनेस, इंटेंसिटी ऑफ द इशू जो है, दैट डिसाइड्स कि आपके उस पर्सन के साथ में कितने हीलिंग सेशंस आपके लगेंगे। ओके, तो एक सेशन के बाद कितना टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए दूसरे सेशंस के लिए? अगर तो बहुत क्रॉनिक अगर केसेस है तो हम लोग एटलीस्ट वीक में 2 या 3 सेशंस तो हम लोग लेते हैं। अगर लगता है कि ठीक है कि एक एवरेज है कि जहाँ पे चीज़ें मैनेज करी जा सकती है, तो लगातार 3 दिन भी बुला के हम लोग उस एनर्जीज को बैलेंस करके हम लोग उसको रिलीज कर देते हैं। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कितनी वर्स्ट है। यस, उसी के बेसिस पे पूरा जो हीलिंग प्रोटोकॉल जो बनता है, राइट, वो उस काउंसलिंग के बाद ही पता लगता है, स्कैनिंग के बाद ही पता लगता है कि कितने नंबर ऑफ सेशंस होंगे, कितने टाइम इंटरवल के बाद होंगे, ओके, एंड क्लाइंट को अपनी तरफ से क्या प्रिकॉशंस आप रखने हैं। तो ये हम लोग पूरा एक प्रोटोकॉल बना के एंड उसके बेसिस पे ही देन वी डू द हीलिंग्स। ओके, तो अगर किसी बिगनर को, हमारी ऑडियंस में से किसी को सीखना हो, और क्या ये फ्रेशर भी सीख सकता है? हाँ, बिल्कुल, फ्रेशर भी सीख सकता है। कोई भी हीलिंग मोडालिटी जो है वो हर किसी के लिए है, फ्रेशर्स के लिए है। जब मैं कॉर्पोरेट में जब मैं जॉब करता था, मैं ना हमेशा अपनी टीम में फ्रेशर्स को रखना ज़्यादा प्रेफर करता था। ऐसा क्यों? उसके 2 रीज़न हैं। पहला कि अगर हम फ्रेशर को अगर नॉलेज, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो वो कभी भी एक्सपीरियंस कैसे होगा? बिल्कुल सही, राइट। दूसरा, एक फ्रेशर को ना मोल्ड करना बहुत आसान है, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं आता। आप उस बच्चे को जो ट्रेन करोगे ना, वो उसी हिसाब से वो काम करेगा जी, राइट। एक बार जब आपके पास एक्सपीरियंस जब आ जाता है तो आपका खुद का लॉजिक चलना शुरू हो जाता है, आपकी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप काम करते हो। तो ऐसे लोगों के साथ में काम करवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एट टाइम्स। तो सेम वे कि जब ये फ्रेशर अगर कोई भी हीलिंग मोडालिटी जब वो सीखता है, तो वो क्या होता है कि वो फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं ना, उसके अंदर एंथू ज़्यादा होगा। एग्जैक्टली। आप जो भी पहली मोडालिटी आप करेंगे ना, उसको आप सबसे लंबे टाइम तक आप उसको यूज़ करेंगे। क्योंकि जितनी भी R&D आपने करनी है, जितना भी है आप उसके अंदर अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो आप लगा के चलोगे, वो फर्स्ट केस में ही आप लगा के चलते हैं या फर्स्ट मोडालिटी में लगा के चलते हैं। एक बार जब आपको एनर्जी फ्लो जब समझ में आ जाता है, देन इट बिकम्स वेरी इजी। फिर तो इट्स लाइक आपको वो आप एनर्जीज के साथ खेल रहे हो आप इन अ गुड वे।
राइट, तो वो आपको पता लग जाता है। तो येस, डेफिनेटली कोई फ्रेशर भी सीख सकता है। हीलर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरे से आके वो लामा फेरा सीखते हैं। एंड इसके अंदर मोडालिटी के अंदर बेसिकली 2 लेवल्स में इसको डिवाइड किया गया है। Okay. इसके अंदर जो टोटल 12 सिंबल्स होते हैं, दीज 12 सिंबल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो लामा फेरा मास्टर हीलर लेवल एंड लामा फेरा मास्टर टीचर लेवल। अच्छा। कई टीचर जो हैं वो उसको 3 लेवल में भी करवाते हैं, राइट। तो वो वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन और टीचर टू टीचर वेरी करता है, बिकॉज एज सच देयर इज नो थंब रूल टू बी वेरी प्रिसाइज। तो वहाँ पे क्या है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे टोटल, चाहे वो आप 2 लेवल्स में आप करो या 3 लेवल में करो, टोटल 12 सिंबल ही होते हैं जो एक्चुअल लामा फेरा के जो सिंबल्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट लेवल करने के बाद क्या होता है कि आप जितना भी जो डार्कर एनर्जीज वाले जो इश्यूज हैं, ब्लैक मैजिक रिलेटेड इश्यूज हो गया, तंत्र रिलेटेड इश्यूज हो गए, आप उनको डील करते हैं स्पेसिफिकली। फिर जब मास्टर टीचर लेवल जब किया जाता है तो वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं जो आपके स्पेसिफिक हेल्थ इश्यूज के ऊपर वो काम करेंगे। लाइक जैसे इंद्राक्षी एक हो गया आपका, न्यास मैंने जैसे पहले बताया था, वक्रतुंड मैंने बताया था, एलुमा है, आमीन है, ये हमारे कुछ ये सिंबल्स के नेम है। तो ये जितने भी जो ये सिंबल्स हैं ये स्पेसिफिक इश्यूज के ऊपर काम करेंगे। आपके हेल्थ पे करना है, रिलेशनशिप पे करना है। हेल्थ में भी लाइक हमारे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। Exactly. किसी को माइग्रेन रिलेटेड इशू है, किसी को स्पाइन रिलेटेड इशू है, तो वो वेरी करते हैं। तो वहाँ ये जो सिंबल जो हैं ये केस टू केस पे करते हैं। तो एक बार जब वो सेकंड लेवल जब आपने कर दिया, वंस यू कंप्लीट दी मास्टर टीचर लेवल, उसके बाद आप किसी को भी सिखा सकते हो। अच्छा। राइट, लेकिन अगर आपको सिर्फ अपने पर्सनल हीलिंग के लिए ही अगर आपको लेना है, देन आई थिंक फर्स्ट लेवल इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि Okay. उसी के अंदर इतनी सारी क्लिनजिंग हो जाती है, इतनी सारी नेगेटिविटी रिलीज हो जाती है कि फिर वो सेकंड के लिए एट टाइम्स जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल सही। तो अगर किसी को सीखना हो तो क्या क्या प्रोटोकॉल्स उनके रहेंगे, क्या क्या प्रोसीजर्स उन्हें फॉलो करने चाहिए? देखिए कि इसके अंदर जब हम लोग वर्कशॉप जब हम लोग लामा फेरा की जब लेते हैं तो उसके अंदर हम लोग वो सारा सिखाते हैं। लाइक जैसे पहले भी अभी हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे कि लामा फेरा के अंदर कुछ सर्टेन स्टेप्स होते हैं, बिल्कुल एंड उन स्टेप्स का सर्टेन सीक्वेंस है और आपको वो उसी सीक्वेंस में ही उन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। तो जब हम लोग ये हीलिंग्स जब हम लोग करते हैं तो उसके अंदर हम लोग कंप्लीट ट्रेनिंग हम लोग देते हैं कि जहाँ पे ये सिखाया जाता है कि भाई कि किस तरीके से आपको लामा फेरा करना है, क्या उसके सिंबल्स होंगे, कौन से सिंबल किस तरीके से यूज़ किया जाता है, अच्छा। इसके डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप वर्कशॉप में ये सारी चीज़ें होंगी। पहले ऐसे अगर मैं बात करूँ, कोई बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट, किसी भी स्टूडेंट को। बट 2 चीज़ें जो इमोशनल और मेंटल लेवल पे जो हर किसी हीलर को जो हमेशा रखनी चाहिए, दैट इज़ फेथ। क्योंकि अगर आपको फेथ ही नहीं है तो कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। एग्जैक्टली, तो चाहे आप कुछ भी कर लें आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करेक्ट, फेथ एंड कंसिस्टेंसी। एग्जैक्टली। कि आप जो आपके मास्टर ने, जो आपके टीचर ने जो आपको प्रोसेस जो आपको जो बताया है, जो तरीका जो आपको बताया है कि किस तरीके से आपको करनी है, जब आप कंसिस्टेंटली उसको जब आप करोगे तो आप देखोगे कि वो जो हीलिंग मोडालिटी जो है ना वो आपके अंदर वो और ज़्यादा पावर क्रिएट करना शुरू करेगी, और ज़्यादा एनर्जीज क्रिएट करेगी। और एक बार आप खुद के लिए जब आप एट्यून जब आप हो जाते हो उस किसी भी हीलिंग मोडालिटी के लिए, तो फिर आपकी जो हीलिंग पावर जो है वो एनहांस हो जाती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि जो हर किसी को ध्यान रखनी चाहिए। और हम लोग भी जब कोई भी स्टूडेंट जब हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम लोग उनको यही बेसिक इमोशनल चीज़ें सिखाते हैं, ओके। राइट। क्योंकि जब तक एक हीलर खुद इमोशनली सेटल नहीं होगा, जब तक उसको बेसिक अवेयरनेस नहीं होगी, तब तक कोई भी हीलर जो है वो एक अच्छा हीलर नहीं बन सकता। बिल्कुल सही। राइट, तो हीलर बनना इज़ नॉट अ बिग डील। एक अच्छा हीलर हम लोगों को बनना है क्योंकि उस क्रिएटर ने हम लोगों को चूज किया है। वी आर अ डिवाइन मीडियम एग्जैक्टली। जो लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूट करता है, चाहे वो उनकी इमोशनल लाइफ है, मेंटल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है। तो ये हमारा खुद की पर्सनल एवोल्यूशन भी होता है। क्योंकि जब मैं किसी को भी हम लोग जब हील कर रहे हैं तो जिस एरिया को हम लोग हील करेंगे, राइट, उस एरिया से रिलेटेड हमारी भी हीलिंग्स ऑटोमेटिकली होती है बिल्कुल ना। क्योंकि इट्स लाइक वो इलेक्ट्रिसिटी, वो डिवाइन करंट तो हमारे अंदर भी वो फ्लो कर रहा है। जी। तो जब वो हमारे अंदर भी फ्लो कर रहा है तो वो हमारे अंदर की भी जो ब्लॉकेजेस हैं उन सारी ब्लॉकेजेस को वो रिलीज Release करता हुआ कर- जाता है। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया और बहुत नया टॉपिक था हमारे लिए। और आई गेस काफ़ी लोगों को लामा फेरा के बारे में सुना तो है बट जानते नहीं होंगे। तो आज आपका पॉडकास्ट एक बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा
जहाँ से हम लोग और हमारी ऑडियंस कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाएगी और जान पाएगी कि लामा फेरा एक्चुअली एक बहुत पावरफुल टूल बन सकता है हमारी लाइफ चेंजिंग में। तो थैंक यू सो मच, एंड ऐसे ही हम और भी नए नए टॉपिक्स के बारे में आपसे जानते रहेंगे, इसलिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू जी, थैंक यू, ब्लेस यू। थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप लोगों को पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शंस में भी बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू। थैंक यू।